स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि जब चांद पे पहुंच जाएंगे तो करेंगे क्या। तो आइए उसे समझते हैं अच्छे से। तो समझिए अभी नया स्पेस रेस चल रहा है। जो स्पेस रेस मार्क 1 था वो था आपका यूएसएसआर वर्सेस यूएसए। यूएसएसआर गायबे हो गया तो यूएसए जीता और अपोलो से जीता था। तो इस बार चाइना जा रहा है कि लैंडिंग करेंगे। चाइना का टारगेट है 2030 में। अब रहा बात कि चाइना जो कर रहा है वो बेसिकली अपोलो ही है। मतलब पूरा प्रोजेक्ट का जो स्कोप है मतलब पाइपलाइन है, टोपोलॉजी है, मिशन टोपोलॉजी सारा अपोलो जैसा ही है। वो बेसिकली अपोलो कर रहे हैं मॉडर्न हार्डवेयर के साथ, इससे तो कुछ अंतर नहीं है। लेकिन आप ये समझिए यूएसए जब आर्टेमिस किया था तो उनके लिए ये एक समस्या बन गया कि ठीक है सर अपोलो तो हम लोग कर चुके हैं, मतलब जाके ढप्पा मार के आ गए, उसका कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो लोग करके बैठे हुए हैं। तो आर्टेमिस जब बनाया गया तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब उसके डिज़ाइन में रखा गया, मतलब कि प्लानिंग में रखा गया कि ज़्यादा करना है इसको। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपोलो के अंदर जाके ढैया करके आ गए, वैसे नहीं चलेगा। और इसको ये समझिए टारगेट ये है कि अगर यूएसए सेकंड आ जाता है रेस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यूएसए का जो प्लान है कि वो वहाँ स्टे करेंगे। मैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाके ढप्पा मार के आना नहीं है, वहाँ जाके रुकना है। दिन में नहीं, महीनों में। और होपफुली मतलब कि इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेच जो है कि वो परमानेंट सेटलमेंट बनाएँगे। जैसे कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक परमानेंट सेटलमेंट है, यानी कि उसमें हर समय कोई इंसान रहता है, वैसा ही ये चाँद पे करना चाह रहे हैं। तो ये समझिए ढप्पा नहीं मार रहे, ये हड़िप्पा कर रहे हैं। तो ये इनका टारगेट है, इसीलिए इनको सेकंड आने पे उतना टेंशन नहीं है कि अच्छा चाइना कर लेगा। पहली बात, टेक्निकली चाइना 60 साल बिहाइंड शेड्यूल है, तो उनको इतना टेंशन नहीं लेना। इसलिए भाई हम पहुँच के किए हुए हैं और अगली बार जो हम जा रहे हैं वो थोड़ा बड़ा है। तो आर्टेमिस जो है पूरी तरह से उसका मतलब जो पाइपलाइन है पूरा से डिफरेंस, और उसे ऐसे टाइट बजट में चलाना है कि दिक्कत ना हो। तो ये कर रहा है। और रहा बात लूनर बेस जो फ्यूचर का करेंगे वो परमानेंटली हैबिटेट करना, मतलब सपना वो है। मतलब बताएंगे कि आप क्या पहुंचना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है। तो टारगेट ये नहीं कि लूनर कॉलोनी बनाना, टारगेट है कि लूनर में एक तो रिसर्च आउटपोस्ट बनाना है, जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में है कि वहां पे हर टाइम कोई रहता है। भले मतलब कि अभी 4 लोग साइकिल कर रहे हैं, अभी 8 लोग हैं, 1 लोग हो गया, मतलब एक तो जनरली आप नहीं करना चाहोगे, तो मतलब 2-3 लोग हमेशा उसमें रहते हैं। जैसे आईएसएस में बेसिकली आईएसएस को उठाइए, लो अर्थ ऑर्बिट से उठाइए और उसे पटक दीजिए आप इस पे मून पे, वो करना चाहते हैं। परमानेंटली हैबिटेड पीपल वो उनका टारगेट है। मतलब कि सर आप क्या चीज़ करना चाहते हो? टारगेट ये है कि सर इंसान हमेशा वहाँ रहे, ठीक है? और सबसे बड़ा बेनिफिट जो यूएसए के पास है कि थोड़ा लेट चल रहा है, मतलब अगर 2030 का टाइमलाइन देखें तो क्योंकि मतलब आर्टेमिस का ओरिजिनल लैंडिंग पॉइंट था 2024 में, वो तो कब का आके चला गया। लेकिन टारगेट ये है कि 2020 में तो नहीं होने वाला, 2030s में हो जाएगा। तो इनका है कि सबसे बड़ा फायदा कि जो थोड़ा लेट चल रहा है, इनका रॉकेट पाइपलाइन अति बम बम है। यानी कि ये एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेसएक्स इकलौती कंपनी है जो हाई केडेंस मेंटेन कर पाती है। यानी कि कहने को आप कह सकते हो रॉकेट लैब करता है, लेकिन आप देखिए रॉकेट लैब एक्चुअली कितना रॉकेट लॉन्च करता है। ब्लू ऑरिजिन शायद कर ले, क्योंकि जेफ बेजोस से मेरे को बड़ा डर लगता है। बंदा बहुत पेशेंट है और बहुत ज़्यादा गहरा पॉकेट है। तो आज नहीं तो कल तो मेरे को लगता है पहुँच ही जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी के टाइम में स्पेसएक्स इकलौती कंपनी है जो पूरी दुनिया बोलती है सर हमने 100 लॉन्च किया, स्पेसएक्स बोलता है सर हमने 400 लैंडिंग कर लिया। आओ कभी बात करते हैं। तो समझना बहुत सही, ये जो पाइपलाइन है, बम बम भरपुष्ट पाइपलाइन, कि भैया हम बूस्टर को वहीं कैच कर लेंगे जहां पे बूस्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमको टेंशन नहीं लेना है, हम इतना थ्रूपुट रख सकते हैं जो कोई और कंपीट ही नहीं कर सकता। और ये किससे आपको पता है कि अभी ये एक्चुअली खतरनाक आइडिया है। ये है चाइना का तरफ से, मैंने नीचे वीडियो दे दिया, सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, सीधा। ये स्पेसएक्स का नहीं है, चाइना का है। लाइक सीधा भैया। ऑब्वियसली चाइना की गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, क्योंकि अपोलो 2.0 जो उनका है वो प्रोजेक्ट पहले से बना दिया गया है। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि अपोलो पहले हो जाएगा। मतलब चाइना पहले लैंड कर जाएगा, क्योंकि उनका पाइपलाइन पहले से सॉर्टेड है। मतलब छोटे मिशन के लिए, ढप्पा मारने के लिए, हड़प्पा मारने के लिए ये रास्ते से आना पड़ेगा। और ये रास्ता के लिए चाइना प्राइवेट वालों को बोल रहा है कि भैया तुम थोड़ा सा उधर ट्राई मारो, देखो अगर वो लोग सॉल्व कर, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होगा कि अगर आप स्पेसएक्स का डिक्टो कॉपी करते हो तो सर बोले थोड़ा तो यार सर, थोड़ा सा तो चेंज करो यार। तो ये अभी का स्पेस रेस में हो रहा है। ठीक है, तो अब रहा बात कि लैंड कहाँ करेंगे, राइट? सबसे पहला सवाल है भैया चांद तो एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसमें लैंड कहाँ करेंगे? तो सबसे बड़ा ये समझिए कि जो है लॉन्ग टर्म के लिए करना है। बोल रहे हैं ना कि जो ये अपोलो के मिशंस किए गए थे, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 17, अपोलो 11, अपोलो से ये बस जाके डप्पा मार के आ गए। मतलब कि थोड़ा-मोड़ा ऑब्वियसली जियोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा-सा तो ध्यान दिए, लेकिन ज़्यादा नहीं था। मतलब एक होता है ना, बस कर दो, वैसा टाइप था।
तो यहाँ पे टारगेट क्या है? यहाँ पे कहाँ फ़ोकस करना चाहते हैं? यहाँ फ़ोकस करना चाहते हैं परमानेंटली शैडोड रीजन्स यानी कि पीएसआर में। पीएसआर जो है साउथ पोल में है। तो साउथ पोल का पीएसआर वो ऐसी जगह है जहाँ पे सनलाइट पड़ता ही नहीं है, कभी नहीं। मतलब कि जो लूनर सरफेस का जो टिल्ट है और जो उसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर बन रहा है, सनलाइट उस गड्ढे में पहुँचता ही नहीं है। कभी नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद नहीं, नहीं, पहुँचता ही नहीं है सर, वहाँ गड्ढे में पानी होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इसीलिए वहाँ जाना है सबको। और अगर पानी पकड़ लेते हैं, बहुत समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, तो पानी कहाँ पे है? होने की संभावना क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, पानी एक्चुअली हर जगह है चाँद पे भी, लेकिन उसका पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इतना कम है कि वो यूज़लेस है। तो यहाँ पे इतना होना चाहिए कि शायद मतलब रेगुलेटर लें, उसको एक चेंबर में डालें और उसको थोड़ा-सा इवेपोरेट करें, उससे काफ़ी पानी निकलने लग जाए। होप है, उम्मीद है, जो मिशन बनाया गया था, जो जाके वहाँ ड्रिल करके देखे, वो मिशन लटक गया है अभी। तो टारगेट यही है कि हम लोग को परमानेंटली शैडोड रीजन के पास उतरना है ताकि लॉन्ग टर्म में कि सर हम यहाँ जैसे आप परमानेंट बेस बना रहे हो, हर बात के लिए आप ये पानी नहीं भेजना चाहोगे ना, और जितना ज़्यादा चीज़ वो लोग खुद से मैनेज कर लेंगे, उतना आपका हेडेक कम होगा और उतना ज़्यादा चांसेस है कि लॉन्ग टर्म आप कर सकोगे इसको। तो इसीलिए वहाँ जाना ज़रूरी है, ठीक है? और ये समझिए एक और जगह है, जब आप ये क्रेटर्स में देख रहे हैं, क्रेटर में क्या होता है? रिम यानी कि जो मतलब पहाड़ी रेंज होता है। जो रिम है, उसमें कुछ-कुछ जगह होता है जिसे कहते हैं पीक ऑफ इटर्नल लाइट। नाम बड़ा रोमांटिक है, तो ये पीक ऑफ इटर्नल लाइट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा दिन होता है। कितना लंबा दिन होता है? बेसिकली रात नहीं होता है। मतलब ये कुछ-कुछ जगह पे कुछ-कुछ टाइमिंग में ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ सोलर पैनल लगा देते हैं, खत्म सर। आप लोड मत लीजिए सर, हो गया सर, टेक इट इनको, हो गया, वो हमेशा दिन में रहेगा। तो टारगेट है कि यहाँ पे सोलर फार्म लगाना है, ऐसा क्यों? ताकि सोलर फार्म हमेशा चलता रहे और बैटरी बैंक जो उनको लगेगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। मतलब ज़ीरो नहीं होगा, आप हमेशा चाहोगे बैटरी रहे, तो हमेशा थोड़ा-सा बफर करने के लिए, थोड़ा-सा स्टेबिलिटी के लिए, और वहाँ ऐसा नहीं कि ज़ीरो कभी जाता ही नहीं है सनलाइट, लेकिन मेजॉरिटी टाइम में नहीं जाएगा। तो आपका ये फ़ायदा रहेगा कि कितना बड़ा बैटरी चाहिए वो बहुत छोटा हो जाता है कि सर 10 टन बैटरी कैरी करने की जगह सर 1 टन में काम निपट रहा है। तो आप 2 टन रखोगे, ऑब्वियसली एकदम एज पे आप नहीं चलना चाहोगे, तो 2 टन आप रख के खुश रहोगे। तो वहाँ पे ये समझ लीजिए आपका एकदम सनलाइट है और गहराई में पानी है, उम्मीद है। और ये सारा मिक्स कहाँ पे हो रहा है? ये सारा चीज़ का आ रहा है, जी स्पॉट जो बन रहा है, वो है रिम ऑफ शैकल्टन क्रेटर। ये नाम आपको बार-बार सुनने को मिलेगा। तो टारगेट वही है कि उस जगह पे पहुँचना है। शैकल्टन क्रेटर का रिम जो है, वहाँ पे अगर आप बेस बना लेते हैं, जो अब क्या वहाँ रॉकेट लॉन्च किया? कतई नहीं, क्योंकि वो रिम है। आपका रॉकेट 1-2 मीटर भी आगे पीछे हुआ, सीधे गड्ढा में गिरेगा या दूसरे साइड लुढ़क जाएगा। तो ऑब्वियसली वहाँ लैंड नहीं करेंगे, वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा। या जापान स्नाइपर मिशन मार दे डायरेक्ट वहीं पे, बात अलग है। लेकिन चांसेस नहीं है कि इंसान वाला कोई मिशन आप उस रिम पे उतारोगे। बहुत ज़्यादा आग के साथ खेलना हो जाएगा। तो वही है। अब रहा बात कि किसकी चलेगी, रेस हो रहा है, 2 लोग जाके ढप्पा मारेंगे तो कैसे चलेगा? पिछले रेस में तो दिक्कत नहीं था क्योंकि सोवियत यूनियन सिर्फ प्रोब्स डाल पाए थे और उनका मेन रॉकेट तो ही बूम हो गया, तो काम खत्म। यहाँ पे है आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया जिसमें सब लोगों को बताया गया, मतलब यानी दुनिया में 200 देश प्रायोरिटी ऑफ एक्सेस और फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि एक तरह समझिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी कि ये सारे अपोलो साइट्स पे अमेरिका का हक है। यहाँ पे आप आके हुलुलुलु करेंगे, अमेरिका आपके अंदर हुलुलुलु करने लगेगा। तो ये सब यहाँ नहीं करना है। और जो काफ़ी लोग बोलते हैं कैसे बोलते हो अपोलो है, ये बाकी सारे सारे जितनों के पास है, इंक्लूडिंग इसरो, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग ईसा, इंक्लूडिंग यूएसएसआर, सबके पास है ये। वो बता दिए कि सर हम यहाँ-यहाँ लैंड कर रहे हैं, वो बता दिए कि वहाँ पे आप लेज़र मार के चेक कर सकते हो। आपका रोवर है, रोवर बोलते हैं, आपका ये क्या बोलते हैं उसको, मैपिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि आप डालते हो कोई सैटेलाइट जो मैप करे पूरे सर्कल को, आपको दिखेगा हर जगह का साइट है, मैप्ड है, दिख रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना ओह इट्स फेक, इट्स लाइक सर सब देश लोग ट्रैक कर चुका है। मतलब जिनके पास स्पेस एजेंसी है, कहने को 200 देश हैं, 200 के पास स्पेस एजेंसी नहीं, लेकिन जिनके पास है वो चेक कर चुके हैं। लेज़र मारना तो स्कूल का ये कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट होता है, यूनिवर्सिटी सब में कराया जाता है कि देखो कहीं पे भी आप लेज़र मारिए उससे कितना रिटर्न आएगा उसको कैलकुलेट कीजिए। बहुत कम आएगा, ज़ीरो आएगा। लेकिन ये सब जो लैंडिंग साइट है वहाँ मारिएगा बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा। ऐसा क्यों? वहाँ पे रेट्रो रिफ्लेक्टर रखे हैं। मतलब ये जो साइट देख रहे हैं वहाँ पे एक बड़ा-सा रेट्रो रिफ्लेक्टर रखा गया है, ताकि लेज़र जब आप मारिएगा वो धड़ाक से वापस आ जाएगा। फ़ायदा उसका इस्तेमाल करके देख पा रहे हैं कि चाँद हमसे कितना दूर है, प्रिसाइज़ली। और वो उसी से पता चला कि चाँद एक्चुअली 1 इंच खिसक चुका है अभी तक। तो इसीलिए इस पे कोई डाउट नहीं है, जो नहीं वो अपोलो सच है कि नहीं, अगर आप उसका सवाल भी पूछते हैं तो आई एम सॉरी बोले हर कोई चेक करके देख चुका है। और वो सब जगह पे अगर आप गए ढप्पा मारने के लिए तो यूएसए ढप्पा आपके देश पे मारेगा। तो वैसे इसीलिए प्लांटिंग फ्लैग बहुत ज़रूरी है, यानी जहाँ पे भी जाइए वहाँ फ्लैग डालना है आपको। जैसे कि मान लीजिए इंडिया चाहे तो उसको जहाँ पे ये चंद्रयान डाले हैं वहाँ पे हमारा ढप्पा है। सर वहाँ पे आप हुलुलुलु नहीं करोगे, वो हमारा ढप्पा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है।
ये थोड़ा-सा तो रेस है क्योंकि सेकेंडरी क्रेटर में अगर चाइना कुछ उतार दिया, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ओह हाँ, बाय द वे इसका ये है कि वो एक सेफ्टी ज़ोन का बात रहेगा, यानी कि आप उसी के मुँह पे रॉकेट नहीं उतारेंगे। लेकिन वही बोल रहे हैं ना कि यूएसए का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो इतना ज़्यादा मटीरियल उतारेंगे। अच्छा, आप सेकेंडरी क्रेटर में कर दिया, सर उसका 100 मीटर का हम ज़ोन बना देते हैं, वहाँ हम छुएँगे नहीं, उसके बगल में हमारा ही इलाका बना देंगे। आइए सर आप। तो झंडा गाड़ना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं किस-किस चीज़ की टेस्टिंग करनी है। सबसे पहला लॉन्ग ड्यूरेबल मिशन हमें करना है। ये जाना नहीं है कि गए 1-2 दिन रहे, 15 दिन रहे, वापस आए, वो सब नहीं, नहीं, लंबा है। तो यहाँ पे समझिए इसके लिए हम लोग को बहुत सारा रियल वर्ल्ड टेस्टिंग चाहिए। लैब में नहीं कर सकते। सबसे बड़ा है कि क्या हमारा सूट टिकेगा कि नहीं, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स के सूट अपोलो वाले थे, वो भगवान भरोसे चल रहे थे। अब लोगों को भगवान भरोसे नहीं चलना है, अब इंजीनियरिंग भरोसे चलना है। तो इंजीनियरिंग भरोसे क्या ये सब सूट चल पाएगा? मतलब अभी गेस कर रहे हैं। वो एक्चुअली करके देखना कि ये सूट काम करेगा कि नहीं। क्योंकि आप समझिए जितना भी अपोलो मिशन था उसमें जनरली ये नहीं किया जाता था कि वो दिन में उतार दिए हैं, मतलब लूनर दिन में उतारे हैं, पूरा दिन में काम खत्म किया, वापस निकलो। अब ऐसा करना है कि होपफुली कि दिन में उतारे, एक पूरा रात बिताओ, यानी कि 15 दिन का रात होता है, वो 15 दिन के बाद फिर से निकालो, वो अभी तक नहीं किया है। तो स्पेस सूट क्या उतना लंबा चल पाएगा, उतना सारा मिशन वो सब कर पाएगा? प्लस जो अपोलो एस्ट्रोनॉट के टाइम में था, बाथरूम था ही नहीं। वो इतना छोटा चीज़ था, उसमें बाथरूम नहीं था। तो ये ऐसे बैग पीछे लगा के उसमें पॉटी करना पड़ता था। ये ऐसा झोला वहाँ छोड़े हुए हैं चाँद पे। अभी टारगेट है कि इसको जाके कलेक्ट करना है, क्योंकि एक्चुअली इसमें बहुत सारा बायोलॉजिकल मटेरियल है और ये स्पेस एनवायरनमेंट में इकलौता ऐसा चीज़ है जो कह सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ह्यूमन बायोलॉजिकल वेस्ट जो है रखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ रेडिएशन से? क्योंकि भले बैग उग में है, आप कह लेते हो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट नहीं घुस सकता, बहुत सारी चीज़ नहीं घुस पाएगा। लेकिन एक्स रेज़, गामा रेज़, कॉस्मिक पार्टिकल्स वो सब तो घुसेगा। तो उससे क्या हुआ बैक्टीरियम पे, मतलब जो पूरा इकोलॉजी है, उसपे क्या हुआ? उसके लिए ये बैग बहुत हाई प्रायोरिटी हो गया है कि इसको वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये इस पे आगे नहीं चल सकते हैं। मतलब हम लोग को बाथरूम बनाना पड़ेगा। ये मतलब थोड़ा एस्ट्रोनॉट लोग वही बोलते थे, सबसे ज़्यादा परेशानी वाला यही चीज़ था, बाथरूम नहीं था। तो अब वो हो उसको तो सॉल्व करना ही है, अब तो बाथरूम देना पड़ेगा ढंग से। वो है और रोवर जो है वो भी मल्टीपल मिशन वाला कि बस एक ठो बना दिया किसी से चलता है, नहीं, नहीं सर, रोवर है, भरपुष्ट है, कई मिशन तक चले। मतलब कि आज उतार दिए हैं, कई मिशन, कई सारे मतलब समझिए एस्ट्रोनॉट लोग, क्योंकि सारा एक ही जगह पे उतारेंगे मतलब साउथ पोल के रिलेटिव सेम एरिया में। तो टारगेट ये होगा कि मान लीजिए अगर हर मिशन में आप रोवर भी बुला रहे हैं, एक रोवर दूसरी जगह पे ले आएँगे। जैसे मान लीजिए 2 एस्ट्रोनॉट गए, 1 एस्ट्रोनॉट दूसरा रोवर लेके आ गया, ताकि 2 रोवर रहें। वो सब है। एयर लॉक, प्रॉपर डस्ट मिटिगेशन, तो ये सब समझना ज़बरदस्ती का तो करने का कर सकते हैं, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म कि सर कोई दिक्कत ना हो आपको, लूनर मंथ, लूनर डे, लूनर नाइट ये सब पूरा बिताने में आपको दिक्कत ना हो, तो सर लॉन्ग टर्म मिटिगेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी और ये सिर्फ चाँद पे हो सकता है। गेस आप कर सकते हो ऑब्वियसली आप, और काफ़ी डेटा है, लेकिन एक होता है ना सर, हकीकत में देखो, तो टेस्टिंग ये सब तो करना है। बाथरूम डालना ज़रूरी है भैया, बाथरूम ये झोला छोड़ देना काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए, वो है रेगुलर मेल्टिंग, यानी कि चाँद पे आप उतार दिएँगे कुछ भी, ठीक है? आपका शिप आ गया, उतर गया। जो आप लोग देखो स्पेसएक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भैया उतारोगे कैसे आप स्टारशिप? वो इतना बड़ा क्राफ्ट है, अब उसमें बोल रहे हैं कि ऊपर में रिम इंजिन्स रहेगा ताकि एग्ज़ॉस्ट फ्लूम डिसिपेट हो जाए। एह, असंभव नहीं है ऑब्वियसली, ये स्काई क्रेन का ही कॉन्सेप्ट है वो। लेकिन बात ये होता है कि एंड में आप हमेशा चाहोगे वहाँ पे भरपूर लैंडिंग पैड हो, ताकि वहाँ पे आप ढंग से लैंड करो। तो लैंडिंग पैड बनाइएगा कैसे? सीमेंट तो आप ले नहीं जा सकते, छड़ लगा नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? तो वो सबको सॉल्व करने के लिए, और एक सबसे बड़ा समस्या है कि जब आप हैबिटेट बनाते हैं, आप कितना दिन उसमें रहेंगे, उससे डिपेंड करता है कि कितना डेंजर में आप हैं। क्योंकि आप 15 दिन का मिशन बनाते हैं, ज़्यादा रेडिएशन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि रेडिएशन में डोज़ होता है। यानी कि आपकी बॉडी में 15 दिन तक रेडिएशन पड़ा, आप फिर उसके बाद चाँद धरती के अंदर आ गए, कोई टेंशन नहीं है। आप 3 महीना तक हैं, वो डोज़ेज़ बढ़ने लगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डोज़ के हिसाब से आपको शील्डिंग लगानी पड़ती है। तो हम लोग उतना शील्डिंग नहीं ले जा सकते जितना जिसके हम लोग को शांति मिल जाएगी। सर, अब टेंशन नहीं है, उतना शील्डिंग हम लोग नहीं ले रहा, रॉकेट नहीं कैरी कर सकता है। तो उसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि इन सिचु करो, यानी कि चाँद पे जो मटेरियल है, उससे शील्ड बनाओ। ताकि मतलब ठीक है, आपका मेन हैबिटेट है, लेकिन उसे कवर कर दो और वो इतना मोटा कवर दो, इतना शील्डिंग कर दो कि आपको टेंशन खत्म हो जाए। तो रहा बात कि किस चीज़ से आपको बचाना है, 3 चीज़ से। पहला है माइक्रो मीटेरॉइड से, उसपे काफ़ी बॉmbardment होता है, लेकिन जनरली वो इतने छोटे रहते हैं और स्पार्स है, पूरा मून पे हो रहा है, उतना नुकसान नहीं करता। लेकिन हाँ, क्या चांसेस है कि 15 दिन के अंदर वो आपको भिड़ेगा? बहुत कम। क्या चांसेस है कि 1 साल में एक भिड़ेगा ही? बहुत। तो इसीलिए माइक्रो मीटेरॉइड का शील्ड आपको रखना पड़ेगा। रेडिएशन शील्डिंग, क्योंकि कॉस्मिक रेज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर से आप बाहर हैं, बहुत शील्डिंग चाहिए। और टेम्परेचर स्विंग्स, आपका जो स्ट्रक्चर है वो आराम से टेम्परेचर झेल लेगा, लेकिन आप नहीं चाहोगे कि वो झेले। मतलब जो गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, उतना टेंशन नहीं है। मतलब टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा, टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है।
ठंडा है तो ठंडा ये नहीं कि ठंडा हवा चल रहा है कि आपका मटेरियल से वो गर्मी खींच रहा है, आपका मटेरियल में गर्मी घुस रहा है फोटोन से, निकल रहा है फोटोन से। तो चेंजेस जो है वो उतना नहीं, इसीलिए देखिए धरती में कोई पहाड़ रहता है वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है, धीरे धीरे उसके सारे एजेस हवा घिस देता है, वो बड़े बड़े पत्थर है वो क्रैक कर जाते हैं। चांद पे ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि टेम्परेचर स्विंग बहुत ज्यादा है। क्यों? वैक्यूम है। वैक्यूम एक तो मतलब वैक्यूम इज परफेक्ट इंसुलेटर। तो और इसीलिए जो लूनर का जो हम लोग सामान रखे हैं वो अभी तक है, बचा हुआ है। हमें पता है कि वो रख देंगे चलता रहेगा। लेकिन फिर भी आप जैसे कोई क्राफ्ट है उसको रखेंगे, उसे आप शेड कर देना चाहोगे कि भैया तुम लोड मत लो। और बोल रहे हैं आपका भले टेम्परेचर से क्राफ्ट को दिक्कत नहीं हो रही, रेडिएशन से दिक्कत होगा, माइक्रोमीटर से दिक्कत होगा, ये तीनों की शील्डिंग मिल जाएगी अगर आप 1 मीटर या 2 मीटर या बम बम 5-6 मीटर का कुछ कुछ डिजाइन में है कि उसका दीवार बना के कवर कर देते हैं। तो वो करेंगे कैसे? उसके लिए आपको फ्री मटेरियल चाहिए। फ्री मटेरियल कौन सा है? लूनर रेगुलेट, यानी कि मिट्टी, यानी कि चांद की मिट्टी फ्री में है, वो चांद पे है, फ्री में है, कोई टेंशन नहीं है। अब उसपे ये समझिए कि हमें करना है कि उससे स्टोन बनाना है, ठीक है? अब रहा जैसे हम लोग सीमेंट से क्या बनाते हैं? स्टोन बनाते हैं ना। तो वही चीज़ हम लोग को चाँद पे करना है। कैसे करेंगे? मैंने बहुत तरह का डिज़ाइन देखा जिसमें कि हम ये ले जाएँगे, वो करेंगे। वो सब मुझे लॉजिकल नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक दूसरा पूरा ब्रांच है साइंस का जिसमें लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें कि सर हम एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी आप ले जा सकते हो, चाहे रिएक्टर ले जाओ या खूब बड़े-बड़े सोलर पैनल ले जाओ, एनर्जी आप जुगाड़ कर सकते हो। तो आइडिया है कि मेल्ट करके पत्थर बना दें। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है कि आपका रोबोटिक आर्म होगा, उसमें लेज़र रहेगा, वो ऐसे-ऐसे पिघला के आपका 3D प्रिंट करने लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ये सारी टेस्टिंग रियल वर्ल्ड में, मतलब ये ऐसा नहीं कि साइंटिफिक पेपर है, नहीं। रियल वर्ल्ड में लोग जो सिमुलेंट होता है, उसके साथ कर के टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ कंपनी टेस्ट कर रही है कि बड़ा स्पॉट लेज़र बना-बना के करेंगे, तो उससे कैसे बनाएँगे? इनका टारगेट है कि वो एक पैटर्न बनाएँगे और खूब सारा पैटर्न बनाएँ, तो इससे रोड बन जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी जाएँगे, उनका रोवर धीरे-धीरे रोड बनाता रहेगा और फिर उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हाँ, सर मतलब लैंडिंग साइट नंबर 1 से लैंडिंग साइट नंबर 2 पे जाना है, ठीक है? रोवर पकड़ो, रोवर रोड पे चलो। रोड मतलब उसके हिसाब से। तो उससे डस्ट प्रोडक्शन बहुत कम होगा और उससे लैंडिंग साइट बना पाएँगे ताकि ज़्यादा बड़े-बड़े रॉकेट्स उतार सकें सेफ़ली। तो वो सारा चीज़ करने के लिए आपको कुछ चाहिए जो इसको सॉइल को मेल्ट करके ऑलमोस्ट क्लम्प कर दे। तो ये बहुत सारी कंपनी ट्राई करे। कैसे-कैसे के मेल्ट करेंगे इसका 2 ऑप्शन अभी तक दिखा है, तो बहुत सारे ऑप्शन, 2 मुझे पसंद आया। उसमें है एक लेज़र, जैसे ये सिस्टम है जिसमें लेज़र को वाइड बीम करके कर रहे हैं, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का स्पॉट है, ऐसे-ऐसे पिघला रहे हैं। और एक तो है जो लेज़र काफ़ी टाइट स्पॉट पे रखे हैं, 700-800 वाट का लेज़र है। लेकिन उसमें ये फ़ायदा है कि वो एक बहुत प्रिसाइज़ली गरम कर रहा है, पिघला रहा है और फिर उसे फिर से गरम कर रहा है। बोला ऐसा क्यों? ताकि उसमें जो गैसेस ट्रैप है, जब भी आप गरम करोगे कोई चीज़ तो उससे गैस निकलने लगता है। चाँद में भी होगा। तो वो जो गैस निकलता है वो बबल्स बनाता है, बबल्स के कारण कमज़ोर हो जाता है। आपको पूरा ठोस पत्थर चाहिए। तो आइडिया ये है कि आप जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है कि आपको यहाँ दीवार बनाना है, 1 फीट मोटा आपको दीवार बनाना है। आप उसके एज में पिघला के एक थोड़ा-सा लंपिंग मटेरियल बनेगा। फिर उसे और पिघलाओगे ताकि उसके सारे गैसेज़ जो हैं वाइब्रेट करके निकल जाएँ, ताकि वो एकदम सॉलिड पत्थर बन जाए। फिर उसके ऊपर आप एक और लेयर करोगे, जैसे 3D प्रिंट करता है, करते-करते आप पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ऐसी 3-4 कंपनी इस पे काम कर रही है। तो लेज़र है और एक कंपनी का और आइडिया है कि हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोवेव का फ़ायदा है कि माइक्रोवेव को एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है, यानी कि अगर आपका सोलर पैनल 1 किलोवाट दे रहा है, कितना आप लेज़र में डाल पाएँगे वो कम होगा कंपेयर टू माइक्रोवेव। तो उनका है कि सर हम माइक्रोवेव से बनाएँगे। तो माइक्रोवेव का भी एक आइडिया ट्राई कर रहे हैं और रोबोटिक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, यानी कि जो रोवर है जो वायरलेसली कंट्रोल कर सकें, वो ज़्यादा तिकड़म नहीं है। हाँ, आपको आर्म चाहिए होगा विथ एंड इफेक्टर, यानी कि कुछ ऐसे-ऐसे कर सकें और वो सब डिज़ाइन का एकदम मत ध्यान दीजिए जिसमें पूरा वो क्रेन डाले हुए हैं, पूरा ऐसे-ऐसे हो रहा है, वो नहीं होने वाला है। ये रोवर पे छोटा-सा रोबोटिक आर्म वो अभी के लिए पॉसिबल है। तो ये रेगुलर मेल्टिंग सबसे ज़रूरी है। जो देश इसको कर पाएगा, वो एक्चुअली कुछ बना पाएगा। क्योंकि आप देखिए, आप डाल दिया हैबिटेट, बहुत बढ़िया, जितना वज़न आप कैरी कर सकते हैं। लेट्स से कि आप 100 टन का हैबिटेट उतार दिया है, ठीक है, सारा चीज़ है, जगह है, शील्डिंग नहीं है। वहीं पे अगर आप 50 टन का ही मान लिया हैबिटेट उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे आप कवर कर देते हैं कि लो भैया इसमें 6 मीटर का हमने कवर कर दिया। चाँद की ग्रेविटी इतनी कम है कि वो एक्चुअली आप उतना मोटा बनाओगे वो कुचल नहीं देगा, ठीक है, कर दिया, उससे फ़ायदा क्या होगा? वो 10-20 साल तक चल पाएगा। क्यों? माइक्रोमीटेरॉइड उतना चीज़ के आर-पार नहीं जा सकते, टेम्परेचर स्विंग अंदर तक नहीं होगा, उससे भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और रेडिएशन भी कितने एक्सपोज़ हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज होता है रेडिएशन से, वो सब भी कम हो जाएगा। इसीलिए जो भी इसे सॉल्व कर पाएगा वही चाँद पे एक्चुअली ढप्पा मार पाएँगे। अभी तक तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग को चाँद पे इंजीनियरिंग करनी शुरू करनी है। अब कैसे होगा वो अलग है। जैसे ये है, इनका ये सिंटरिंग कर रहे हैं, यानी कि सिंटरिंग का ये मतलब होता है कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल की बाउंड्री बेंड होती है। मेल्टिंग होता है कि सारा चीज़ लिक्विड बन गया। अब उसमें दोनों में अपना प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। कोई एक चीज़ ज़्यादा फ़ास्ट है, एक चीज़ ज़्यादा सॉलिड है।
इसमें है कि प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल बन रहा है, यानी कि हमें पता है कि एग्जैक्टली कौन सा मिनरल कंपोजिशन है, तो इसीलिए बोले सिमुलेंट अवेलेबल है, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत है टूट टूट जा रहा है। वो मुझे लेज़र रीसिंटरिंग वाले में तो नहीं दिखा, क्योंकि वो लिटरली इसीलिए दोबारा से उसे ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रीहीट कर रहे हैं, ताकि सारे गैसेस निकल सकें और फिर से उसे स्मूथ कर सकें, पत्थर बना सकें। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके चाँद पे हम जो मार्स का सपना आपको देखना ही नहीं है। अभी आपको मार्स मार्स कुछ नहीं। अभी आपको सोचना है, जब तक चाँद पे हम लोग ये सब चीज़ नहीं ठीक से कर पाते, बोले साइंस हो रहा है, लैब में काम चल रहा है, लेकिन क्या चाँद पे जाके क्या हमारा मशीन ये एक्चुअली कर पाता है? जब तक ये नहीं होता, तब तक मार्स का सपना ना देखें। कब तक ये होगा? अगर यूएसए ठीक से चला, थोड़ा-सा भी बुद्धि लगाया, तो टेस्टिंग तो वो पहला लॉन्च में ये आर्टेमिस 3 में करने की कोशिश करेगा, कि भैया एटलीस्ट 5 वाट का ही लेज़र मार देते हैं, हो क्या रहा है पता तो करें। वो भी अगर कर लेते हैं ना, बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि होता है कि हमने टेस्ट किया है। एक होता है सर हमने एक्चुअली चाँद पे टेस्ट किया है। अगर वो हो जाता है, तब हम आराम से एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्टेमिस 4, आर्टेमिस 5 सब में कि नहीं सर, अब हम लोग वहाँ चाँद पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्योंकि बिना उसके लॉन्ग टर्म का सपना आप देख ही नहीं सकते। अब बात करते हैं प्रायोरिटी और क्या-क्या चीज़ का आएगा। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा स्टेबल कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है? वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि चाँद के पीछे गए तो आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया। अगर आप लोग पिक्चर देखे होंगे अपोलो 13, तो चाँद के पीछे जाते हैं, अर्थ से कनेक्शन कट जाता है। वो था, एक प्रॉब्लम था। लेकिन अब दिक्कत नहीं, चाइना, इसीलिए बोला चाइना ने बहुत बढ़िया से प्लान किया। वो वहाँ सैटेलाइट लगा दिए हैं। उनका सैटेलाइट इस तरह का ऑर्बिट में है कि वो धरती को भी हर टाइम देखता रहता है, चाँद का बैक साइड, यानी कि जो डार्क साइड कहते हैं। एक्चुअली वो डार्क नहीं है, बस हमें डार्क लगेगा क्योंकि हमारी तरफ से देख रहे हैं। वो साइड पे वो हमेशा दोनों पे एक टाइम पे व्यू बनाए रखता है, यानी कि उनका कम्युनिकेशन कभी नहीं ब्रेक होगा, कहीं पे भी वो लैंड करें। तो वैसा हम ऑब्वियसली यूएसए को भी चाहिए होगा कि नेटवर्क रहे, पूरा कवरेज है, और चूंकि ये इंसान भेजना चाह रहे हैं, परमानेंटली रखना चाह रहे हैं, एक सैटेलाइट पे भरोसे नहीं चलेंगे। इनको रिले सैटेलाइट चाहिए होगा, और कुछ चाहिए होगा कि 4-5 ठो हो। मान लीजिए एक सैटेलाइट काफ़ी है, तो आप 2-3 ठो रखोगे कि कुछ भी हो, कनेक्शन बना रहना चाहिए। फिर रोबोटिक ऑपरेशंस अगर करना चाहते हैं धरती से, कि सर हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लेटेंसी कम रखना चाहोगे। लेटेंसी 2 सेकंड से नीचे आप उतार नहीं सकते हो, लेकिन अगर 2 सेकंड का भी रिलायबल हो जाए कि सर 2 सेकंड एग्जैक्ट है, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। तो उस सब के लिए मतलब कम्युनिकेशन इस बार इसीलिए बोल रहे हैं कि ये अपोलो जैसा नहीं कि जाके हमने ढप्पा मार के आ गए। ये है कि जाके स्टार्ट किए, मतलब इंसानियत की गाड़ी खोले। तो उसके लिए आपको रोबोटिक्स मिशंस खूब सारे करने होंगे, उसके लिए काफ़ी बम-बम बैंडविड्थ चाहिए, और सैटेलाइट्स तो चाहिए होगा कुछ सारा ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, कवरेज देने के लिए। और रहा बात कि जब तक हम लोग इस तरह का बिल्ड करना नहीं सीख पाते कि सर हम वहाँ जाके कुछ बना रहे हैं, क्योंकि समझिए बिना उसके हमारा स्ट्रक्चर लंबा नहीं टिकेगा। टिका रहेगा मतलब कि ठीक है, लेकिन उसमें खूब सारे माइक्रो होल्स हो गया, गैस लीक करते रहता है हर टाइम, कैसे चलेगा? बात वही है। बनाने का बना सकते हैं, ज़बरदस्ती करने का कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसे शील्डिंग नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं सर, अब आप इस पे भरोसा करो कि ये चलेगा, और ऐसा 4-5 ठो कि भैया मान लीजिए क्योंकि किस्मत खराब रहा है, वो बड़का एस्टेरॉइड ही आ गया भिड़ने के लिए, तब नहीं टिकेगा। लेकिन मतलब माइक्रोमीटेरॉइड्स, रेडिएशन एक्सपोज़र घटाना, टेम्परेचर स्विंग्स को घटा देना, ये सब काफ़ी लंबा दे देता है। जैसे इसमें है कि एयरलॉक बाहर एक्सपोज़ है, ये आप कभी नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि एयरलॉक पूरी तरह से शैडो में हो, ताकि धूप की गर्मी उस पे नहीं पहुँचे, और जो ठंडा भी होता है वो भी ना हो। बोलेंगे ठंडा क्यों नहीं होगा? बात है कि फोटॉन्स आपका जाने के लिए कहीं होना चाहिए, कि ठीक है, फोटॉन आपका ये ऑब्जेक्ट है, उससे फोटॉन निकल रहा है, कहीं जाएगा तभी एनर्जी कम होगी, नहीं तो वो बाउंस करता रहेगा। कहाँ बाउंस करेगा? हमारे केस में धरती में एटमॉस्फेयर में बाउंस करता है। अगर ऊपर आप रेगुलेट का एक कवच बना देते हैं, वो बाउंस करता रहेगा फोटॉन, तो इसीलिए ठंडा थोड़ा होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन वो एकदम डीप क्रायोजेनिक टेम्परेचर तक नहीं जाएगा। तो इजीली वो सब लॉन्ग टर्म हम लोग नहीं सर हमने यहाँ पे लगाया, वो है, मतलब कि वो है, और वो आईएसएस से भी ज़्यादा चल पाएगा, क्योंकि आईएसएस का भी वही दिक्कत है कि धूप में जा रहा है, भूंज रहा है, फिर छाँव में जा रहा है, ठंडा हो रहा है, धूप में जा रहा है, भूंज रहा है, छाँव में जा रहा है, ठंडा हो रहा है, क्रैक करने लगता है। अगर उसे आप एकदम दफना दो, और अब आप इसलिए सुनते होंगे ना कि लावा उसमें डाल देंगे। अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम लोग बड़ा-बड़ा मॉड्यूल लेके उसमें ट्रेन बुलडोज़र लगा के ले जाएँ, उसे लावा ट्यूब्स के अंदर रख दें, अभी नहीं होने वाला। कवर करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अभी के लिए। और ये समझिए स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। यानी कि ये नहीं कि साइंस मिशन वो सब कुछ नहीं, वो सब बात का बात है। जैसे होता है ना, आर्मी जाती है तो सबसे पहले क्या करती है? ढप्पा नहीं मारती है, नहीं, लैंडिंग साइट बनाती है कि सर अब हम लैंड करेंगे, अब हम रिसोर्सेज़ लाएँगे, सोल्जर्स को उतारेंगे, सब चीज़ जैसे कहते हैं ना ब्रिज हेड बनाया जाता है। वही सबसे पहला टारगेट है कि जाओ ब्रिज हेड बनाना शुरू करो। ब्रिज हेड कैसे बनेगा? रेगुलर मेल्ट करना सीखो, टेस्टिंग करो, कवर करो। वो सब होने के बाद हाँ सर, अब हमारे पास एक रिसर्च पोर्ट है जो चाँद पे है, और आपको लोड नहीं लेना है। वो लॉन्ग टर्म, मतलब कि ये सब हम अगर सब चीज़ दुनिया सही चला, दुनिया बूम नहीं हो गया, तो 2050 तक ये सब हम लोग को दिखना चाहिए कि भैया एक्चुअली चाँद पे कुछ हो रहा है, कुछ तरक्की हो रही है।
ये हमको अच्छा लगा कि रोल आउट पैनल के चक्का में घुमाते रहो, जहाँ-जहाँ सन है वहाँ-वहाँ ले जाओ। क्योंकि एक्चुअली चाँद इतना धीरे रोटेट करता है मतलब सन के वांटेज पॉइंट से कि ये सब एक्चुअली कै फॉलो कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन चाँद पे करेंगे क्या? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने नया वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।